લઈએ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સના પ્રીમિયમ પર જીએસટી હટાવવા માટે સરકાર ઉપર દબાણ વધી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી બાદ હવે તૃણમૂલ કોંગ્રેસે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પॉलिसी પ્રીમિયમ પર जीएसटी हटावानी मांग करी है. आना पर विगत लईए सहयोगी लक्ष्मण रॉय पास जी. लक्ष्मण जी, क्या है पूरा मामला और इस बारे में केंद्र की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दरें घटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है. चूंकि ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और दोनों सभी राज्य सरकारें इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो सकती हैं. और अभी ताजा हालात ये हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मांग को उठाया गया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव इस मुद्दे पर लोकसभा में पेश किया, उसका नोटिस दिया, और इस मुद्दे पर जब बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए लोकसभा से. और इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी खुद वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जीएसटी की दरें हटनी चाहिए, जीएसटी खत्म करनी होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पर. दरअसल बता दूं, इसमें पूरा मामला यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम चुकाते हैं, उस प्रीमियम पर अलग अलग जीएसटी की दरें होती है. ये जीएसटी की दरें 18% तक चली जाती हैं. पिछले दिनों कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, एजेंट जो होते हैं पॉलिसी बेचने वाले, वो एसोसिएशन ने इसकी मांग उठाई थी. जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो एसोसिएशन सब मिलकर के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के पास गए थे नागपुर में, और वहां के एसोसिएशन ने जब ये बात अपने सामने रखी, तो उससे नितिन गडकरी सहमत दिखे, और फिर नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को. उस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया है, और ममता बनर्जी ने कल ही इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था, और अब आज संसद में मामला गुंजता हुआ दिख रहा है. तो ये मुझे लगता है कि अब एक राजनीतिक रंग आ रहा है इसमें, तो ये इस पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालने पर विचार करे. जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद. ત્યારે જ હાઉસિંગ સેક્ટરને લઈને પણ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ન્યૂ હાઉસિંગ સ્કીમની મર્યાદા વધી શકે છે. ક્રેડિટ લિંક સબસિડી 45 લાખથી વધારીને 50 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે શહેરી વિકાસ મંત્રાલયનો ડ્રાફ્ટ નોટ અને ગાઈડન્સ કેબિનેટને મોકલ્યું છે. આના પર એક્સક્લુસિव जानकारी લઈએ सहयोगी आलोक प्रियदर्शी पासेથી. आलोक जी, स्कीम का दायरा बढ़ने में मिडिल क्लास को कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, मिडिल क्लास के लिए जो ये शहरी आवास योजना के तहत जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, उसमें जो छूट मिलती है, वो छूट का कैप अभी तक 45 लाख रुपए है. उसको सरकार बढ़ाकर 50 लाख कर सकती है. और जो इंटरेस्ट सबवेंशन की दर है, वो 3% से लेके 6.5% तक हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें को सूत्रों के जरिए मिला है. और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की का डेफिनेशन इसमें बदला जा रहा है. इसको और फ्लेक्सिबल, लचीला किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम में शामिल हो सकें. साथ ही साथ एक सिंगल विंडो सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके जरिए जो बेनिफिशियरी होगा, उसको ना बैंक और सरकारी पोर्टल पे अलग अलग लॉगिन और या डिटेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ एक जगह सिंगल विंडो में ही उसका काम चल जाएगा. तो ये सारी फैसिलिटीज इस न्यू हाउसिंग स्कीम जो शहरी है, उसके तहत आने जा रही है. और जो हमें जानकारी मिल रही है कि शहरी विकास मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट और गाइडलाइंस दोनों तैयार करके कैबिनेट के पास भेज दिया है अप्रूवल के लिए. और बहुत जल्द करीब 2 से 3 महीने के भीतर इसका अप्रूवल हो जाएगा, और इसको रोल आउट करने की भी ऐलान हो सकता है. जी आलोक जी, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद. तो इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर बनावनारी कंपनी ओला इलेक्ट्रिकનો આજે ખુલ્યો છે આઈપીઓ. 72 રૂપિયાથી 76 રૂપિયા પ્રતિ શેર વચ્ચે પ્રાઇસ બેન્ડ છે. આના ઉપર વિગત જાણીએ સહયોગી આરતી મહેતા પાસેથી. આરતી, શું છે આઈપીઓની વિગત? ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં અગ્રણી કંપની ખાસ કરીને જે છે ઓલા ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો આઈપીઓ આજથી ખુલવા જઈ રહ્યો છે. વિગતો લઈ લઈએ આઈપીઓની. તો આઈપીઓ જે છે આજથી ખુલવા જઈ રહ્યો છે, અને 6 ઓગસ્ટે આઈપીઓ જે છે આપણને બંધ થતો જોવા મળશે. પ્રાઇસ બેન્ડની ખાસ કરીને વાત કરી લઈએ તો 72 રૂપિયાથી લઈને 76 રૂપિયા પ્રતિ શેરની પ્રાઇસ બેન્ડ રાખવામાં આવી છે. અને ઇસ્યુ પ્રાઇસની વાત કરી લઈએ 6145 કરોડનો ઇસ્યુ પ્રાઇસ આપણને રહેતો જોવા મળ્યો છે. બીજી બાજુ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી લગભગ 2763 કરોડ જે છે તે કંપનીએ એકત્ર કર્યા છે. અને એન્કર
રોકાણકારોની આપણે વિગતો લઈ લઈએ. કયા કયા એન્કર રોકાણકારો રહ્યા છે તો જુઓ, SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે તે આપણને એન્કર રોકાણકારો તરીકે રહેતા દેખાયા છે. બીજી બાજુ નિપ્પોન ઇન્ડિયા, નોમુરા જે છે, નોમુરા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ, તે પણ અહીંયા ઇન્વેસ્ટર રોકાણકારો જે છે તે આપણને બનતા દેખાયા છે. ખાસ કરીને હવે ઇલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલર સેગમેન્ટની ખાસ કરીને આપણે ઓવરઓલ વાત કરી લઈએ તો કઈ કંપની સૌથી વધારે દમદાર છે તેના ઉપર નજર કરી લો. જુઓ, હીરો મોટોકોર્પની આવકની વાત કરી લઈએ તો એના હિસાબે બજાજનું જે આવક છે તે આપણને વધારે રહેતી દેખાઈ રહી છે. 43,782 ની આવક આપણને રહેતી દેખાય છે. માર્કેટ કેપના હિસાબે જો હીરો મોટોકોર્પની 1 લાખની ઉપર માર્કેટ કેપ છે, જ્યારે બજાજ ઓટો 2,70,000ની આસપાસ માર્કેટ કેપ રહેતી દેખાઈ રહી છે. અને આવક અને માર્કેટ કેપના હિસાબે જોઈએ તો સૌથી સારું પ્રદર્શન જે છે તે અહીંયા પણ બજાજ ઓટો તરફથી આપણને જોવા મળતું દેખાયું છે. અને નફાની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા પણ બજાજ ઓટોનો નફો લગભગ 7,000ની ઉપર આપણને રહેતો દેખાય છે. તો આ કંપનીઓ જે છે ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલરમાં અગ્રણી બનતી દેખાઈ રહી છે, જેમાં ઓલાનું નામ પણ હવે આપણને આવતું દેખાયું છે. તો ખાસ કરીને આ એક દમદાર અને જે ઇલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલરમાં સૌથી વધારે કંપની જે છે અગ્રેસર કહી શકાય એનો IPO આજથી ખુલ્યો છે. જે આ વિગતો બદલ આપનો આભાર. ત્યારે જ PVR આઇનોક્સે આજથી અમદાવાદમાં 9 સ્ક્રીન ધરાવતું મલ્ટીપ્લેક્સ ખોલ્યું છે. આ અવસર પર કંપનીના CEO વિશાલ આનંદે અમારી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી. આવો જોઈએ. PVR आइनॉक्स के COO इस वक्त हमारे साथ हैं. सर बताइए, आज जो अहमदाबाद में 9 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोला है तो अहमदाबाद समेत गुजरात में कितने स्क्रीन हो गए और कितनी दर्शकों की कैपेसिटी है अब? ये हमने 9 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोला है पैलेडियम मॉल में, और इसके साथ में गुजरात में हमारा प्रेजेंस 29 प्रॉपर्टीज में 140 स्क्रीन्स के साथ में करीब 28,500 सीटिंग कैपेसिटी हमने बिल्ड किया है यहाँ पे. अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो अब हम कहाँ तक पहुंचे हैं? तो पैन इंडिया की अगर मैं बात करूं, एज ऑन डेट हमारे पास में 359 लोकेशंस हैं, जिसपे 1752 स्क्रीन्स हैं और 3,60,000 सीटिंग कैपेसिटी हमने बिल्ड किया है. और ऑन एन एवरेज हम 5 शो चलाते हैं, तो करीब करीब हम 18 लाख लोगों को डेली वेलकम कर सकते हैं अपने सिनेमाज में. जहाँ पर सर हम खड़े हैं, ये प्रॉपर्टीज की क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि सीट तो देख रहे हैं कि आम से थोड़ी खास दिख रही है, तो यहाँ पर किस तरह का आप एंटरटेन करेंगे दर्शकों का? ये खास से खास है. इनफैक्ट अगर जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसको हम लोग लक्स फॉर्मेट बोलते हैं. तो इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे एक आईमैक्स स्क्रीन है, जो फर्स्ट है गुजरात की आईमैक्स स्क्रीन, और 2 लक्स स्क्रीन्स हमने बनाए हैं, जिसका आप विजुअल्स देख रहे हैं. जिस तरह से ऑप्युलेंस हमने, जिस तरह से ग्रैंडर, लग्जरी हमने कंज्यूमर्स को ऑफर किया है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पूरे गुजरात के लिए. तो हमें लगता है कि गुजरात एक बहुत बड़ा मार्केट है. एक जो कंज्यूमर जो सेगमेंट है, जो लग्जरी को पसंद करता है और जिसका कैपेसिटी है, उसके लिए ये हमने 2 फॉर्मेट स्क्रीन्स डाले हैं यहाँ पे. अगर आप बता पाए तो 1 आध साल में हम यहाँ से कहाँ आप देखते हैं? क्योंकि आप ऑलमोस्ट ऑल इंडिया का ऑपरेशन देखते हैं. नहीं, मैं ऑल इंडिया का ऑपरेशन तो नहीं देखता हूं, पर हाँ, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट और ईस्ट का मैं ऑपरेशन संभालता हूं. तो एज ए कंपनी ग्रोथ ऑन एन एवरेज हम करीब 200 स्क्रीन खोलेंगे. एंड गुजरात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है. 1750 स्क्रीन जो मैंने आपको बताया, 1752 स्क्रीन जो आज हमारे पास हैं, उसमें से 140 स्क्रीन गुजरात में है. तो करीब करीब 8% हमारा स्क्रीन इंस्टॉलेशन स्टेट ऑफ गुजरात में है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. તો ગેરમાર્ગે દોરતી જાહેરાતો સામે ફરિયાદ કરવી હવે સરળ બનશે. આ માટે કન્ઝ્યુમર અફેર્સ મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં નવું પોર્ટલ શરૂ કરી શકે છે. હાલમાં કોઈ મેકેનિઝમ ન હોવાને કારણે ગ્રાહક માટે ફરિયાદ નોંધાવવી શક્ય નથી. સમાચાર પર વધુ માહિતી સંવાદદાતા અસીમ મંચંદા પાસેથી લઈએ. અસીમ, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उनके विज्ञापनों के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं की गई, जितनी भी पिटीशंस दी गई, वो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में घूमती रही, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमती रही और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को निर्देश दिए कि आप ऐसी जो भी आपको शिकायतें मिलती हैं, उसके ऊपर आप बैठे ना रहें, उसके ऊपर कार्रवाई करें. अभी फिलहाल उपभोक्ताओं के पास मिसलीडिंग एड्स को पर कंप्लेंट करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है. कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने पहले इसको लेकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन उसको 2 साल पहले
बंद कर दिया गया। तो ऐसे में अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय दोबारा से अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर सकता है, जहां पर कि उपभोक्ता मिसलीडिंग एड के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। तो जल्द ही कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय एक नया पोर्टल एक्टिवेट करेगा, जहां पर उपभोक्ता मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। जी, असीम जी, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।